देखिए नीट 2025 सिर्फ एक महीने दूर है और मैं जानता हूँ इसकी वजह से आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है और रिवीजन हो नहीं पा रहा है। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने लास्ट 30 डेज़ में क्या किया था जिसकी वजह से नीट के एग्ज़ाम के दिन मेरा स्ट्रेस बहुत कम था और मैं मेरी मेहनत का मैक्सिमम आउटपुट दे पाया। देखिए सबसे पहली चीज़ आती है कि रियलिस्टिक गोल सेट करें। देखिए सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत तो है नहीं, आप तो मॉक टेस्ट दे ही रहे होंगे बहुत ज़्यादा। जो मॉक टेस्ट एनालिसिस के टाइम आपको पता चलता है कि मेरी किस चैप्टर में गलती हुई, मतलब किस चैप्टर के क्वेश्चन में गलती हुई, उस चैप्टर को रिवाइज करना। और हाँ, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को ब्रश अप कर लेना। वीक टॉपिक्स जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, आप उसकी रेशो को देखना। अगर ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं तो उसको करने की इतनी ज़रूरत है नहीं। और बायोलॉजी 50%, फिजिक्स 25% और केमिस्ट्री 25%, इसकी रेशो को ज़रूर फॉलो करना। देखिए फिर सेकंड चीज़ आती है कि हाई वेटेज टॉपिक्स पे फोकस। बायोलॉजी में जैसे कि हो गया ह्यूमन फिजियोलॉजी, अपने हो गया जेनेटिक्स, हो गया ऐसे टॉपिक्स रहते हैं जिन पे बहुत ज़्यादा वेटेज है, उनको तो रिवाइज करना ही है। इन एडिशन टू आप वो रिवाइज करें जो मॉक टेस्ट के साथ करते हैं। उसके बाद आता है फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैट्स, सेमी कंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स थोड़ा मुश्किल रहता है। और जैसे कंसिडरेबल कुछ चैप्टर रहते हैं एसएचएम और ऑसिलेशंस। देखिए इन चैप्टर्स कुछ ये तो जो चैप्टर्स हैं एसएचएम ऑसिलेशंस, ये थोड़े मुश्किल रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए। मेरे लिए भी एसएचएम कंसिडरेबल थोड़ा मुश्किल था, पर उसमें से सवाल कम आते हैं। जैसे एसएचएम ऑसिलेशंस में दोनों मिला के 2 सवाल आ जाएंगे, अगर किसी एक के 2 सवाल आ गए तो दूसरे का सवाल नहीं आता। फिर केमिस्ट्री में जैसे आपको आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम, तो देखिए आप एनसीईआरटी करनी जरूरी है। एनसीईआरटी के सारे रिएक्शंस, एनसीईआरटी के जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं आपने, एनसीईआरटी के जो थियोरेटिकल लिखे हुए हैं ऑर्गेनिक के, वो रिवाइज कर लेना, बैकग्राउंड बैक की एक्सरसाइज कर लेना, बाकी मॉक टेस्ट करते रहना। ये तो वही है कि हाई वेटेज टॉपिक को जरूर रिवाइज करना है। इन एडिशन टू मॉक टेस्ट के साथ जो गलतियां होती है उन चैप्टर को रिवाइज करते हो इन हाई वेटेज टॉपिक को जरूर रिवाइज करना है एक बार तो एटलीस्ट। अब फिर नेक्स्ट चीज आती है एक दिन में मैं क्या करा करता था, लाइक टाइम मैनेजमेंट और इफेक्टिव रिवीजन के बेसिस पे। देखिए मैंने जैसा आपको बता चुका हूँ, मैं लाइक सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक पढ़ता था नीट के टाइम पे, नीट की प्रिपरेशन के टाइम पे। तो उसमें मोस्टली जो मॉक टेस्ट तो देना होता था मेरे को 2 बजे से, तो उससे पहले मैं वो सारे चैप्टर पढ़ लिया करता था जिसमें कोई भी गलती होती थी। कभी कभी ऐसा हुआ करता था कि बिल्कुल भी चैप्टर नहीं है जिसमें गलती हो चुकी है, वो मैं पढ़ चुका हूँ, या फिर ऐसा कोई नहीं है जिसमें गलती हुई है। मतलब बहुत, अगर 710, 715 या 720 जैसे मार्क्स आते थे तब, तो उसमें मैं क्या किया करता था, हाई वेटेज टॉपिक्स है उनको रिवाइज कर लिया करता था। और वो भी सारे अगर रिवाइज हो चुके हैं तो मैं ऐसे कुछ टॉपिक्स जिसको मैंने थोड़ा कम रिवाइज करा है मैं उसको रिवाइज कर लिया करता था दोपहर के 2 बजे तक। फिर 2 to 5 में टेस्ट दिया करता था। हाँ उस टाइम में 2 to 5 दिया करता था, 2 to 5 20 नहीं जो पहले हुआ करता था, क्योंकि मुझे पता था कि इन्विजिलेटर की वजह से अराउंड 10 to 15 मिनट्स तो वेस्ट होता ही होता है। पर अब तो टाइम चेंज हो चुका है, अब तो 2 to 5 ही एक्चुअल टाइम हो चुका है एग्जाम का। तो आप ऐसा करो उसमें से 10 मिनट कम करके प्रैक्टिस करो, क्योंकि इन्विजिलेटर की वजह से आपके 10 मिनट्स तो वेस्ट होंगे ही होंगे। उसके बाद मैं एनालिसिस कर लिया करता था। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला है कि वो मैं एनालिसिस कैसे किया करता था। देखिए आपको सिर्फ उन पे फोकस करना है जो गलती हो। आपने मार्क्स असेस कर लो, मार्क्स असेस करने में अराउंड 3 से 4 मिनट लगते हैं। फिर आप ये देख लो कि है ना किस किस क्वेश्चन में गलती हुई, वो किस किस चैप्टर का था। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 to 25 मिनट लगेंगे इस चीज में, ये मैं किया करता था। बाकी कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं उनको बहुत टाइम लगता है टेस्ट एनालिसिस में। देखिए सिंपल है, सिर्फ उन पे फोकस करना जो गलतियां हुई है। तो ऐसे तो टेस्ट का टाइम हो गया, टेस्ट एनालिसिस का टाइम हो गया। उसके बाद मैं वापस 6 से 10 वही पढ़ा करता था, क्या तो हाई वेटेज टॉपिक्स, क्या तो मेरे को कोई पुराना रिवीजन करना है, या तो एग्जाम में अपने मॉक टेस्ट में जो गड़बड़ हुई है वो चैप्टर रिवाइज करना है, या फिर मॉक टेस्ट या ओएमआर की मैं प्रैक्टिस कभी कर लिया करता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल अलग से मैं कोई क्वेश्चन लगा रहा हूँ, जैसे फिजिक्स का कोई चैप्टर रिवाइज कर रहा हूँ, तो उसमें मैं यूं नहीं कि रफ कॉपी में आंसर लिख रहा हूँ कि है ना फर्स्ट का आंसर है बी। नहीं, मैं अपने वैसे भी रिवीजन करते हुए ओएमआर शीट से ही प्रैक्टिस करा करता था, ताकि मैं एग्जाम में ओएमआर में कोई मिस्टेक ना करके आऊं। फिर भी वैसे तो मेरी एक ओएमआर में मिस्टेक हो गई थी, पर आप याद रखना ये तो मेरा एक दिन का टाइम मैनेजमेंट था। फिर इफेक्टिव रिवीजन के लिए मैंने बता रखा आपको शॉर्ट नोट्स और अपने क्विक नोट्स, जिसमें मैं सब कुछ एनसीईआरटी की जो इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल्स है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए वो लिखा करता था, और अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फिजिक्स में जो बहुत अच्छे हैं जो नीट में आ सकते हैं। उसके बाद बायोलॉजी में वैसे मैं कहता तो हूँ शॉर्ट नोट्स बनाने की कोई जरूरत है नहीं, एनसीईआरटी पढ़ लो, तो मैं एनसीईआरटी पढ़ लिया करता था। फिर भी मैं उसमें कोई चार्ट बना दिया करता था ताकि मेरा एक इजी रिवीजन हो जाए। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में वही शॉर्ट नोट्स, ताकि आपका बहुत इफेक्टिव रिवीजन हो सके, ताकि आपका जिसकी वजह से आपका बहुत टाइम सेव हो जाए और टाइम वेस्ट ना हो। तो ये तो आती है पॉइंट टाइम मैनेजमेंट और इफेक्टिव रिवीजन पे।
देखिए फोर्थ पॉइंट आता है मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान। देखिए प्रॉपर स्लीप लेना, एक मैं तो जैसे 6 घंटे की स्लीप लेता था पर एक कांस्टेंट टाइम पे, कि रात को 10 बजे सो के सुबह 4 बजे उठा, और ऐसा ही कांस्टेंट रखना। अगर अपने स्लीप साइकिल फ्लक्चुएट करोगे तो आपकी मेमोरी या फिर कॉग्निटिव या फिर बहुत, अगर कोई नया क्वेश्चन देखे जाता है एग्जाम में जो आपने पहले कभी नहीं करा, नए टाइप का क्वेश्चन, तो उसको ना सॉल्व कर पाओगे, आपकी मेमोरी थोड़ी वीक होने लगेगी और आप स्लीपी फील करोगे दिन में, अगर आपने कांस्टेंट साइकिल स्लीप वेक नहीं बनाई तो। उसके बाद देखो बाहर का खाना मत खाना, आप अफोर्ड नहीं कर सकते लास्ट महीने में बीमार होने के लिए, जो आपको बहुत पीछे कर सकता है। और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना, ताकि आपके कभी भी स्ट्रेस ना हो जाए, और स्ट्रेस होगा ना तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक्सपेक्टेशंस थोड़ी रियलिस्टिक रखना, अपने कोशिश करना कि हाँ आपको लगे कि मैंने जितनी मेहनत करी है मैं उतना स्कोर कर पा रहा हूँ। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मॉक टेस्ट एंड पीवाई की स्ट्रेटजी। देखिए मॉक टेस्ट मैंने जैसे बताया, दोपहर 2 बजे से लेकर देना आपको, 4:50 तक दे सकते हो, 2 घंटे 50 मिनट का, क्योंकि आपको 10 मिनट्स डिडक्ट करने हैं जिसमें आपका टाइम इन्विजिलेटर की वजह से वेस्ट होगा। उसके बाद एनालिसिस जरूर करना। देखिए अगर आपने मॉक टेस्ट एनालाइज नहीं किया ना, तो मॉक टेस्ट देना, वो 2 घंटे 50 मिनट देना, वो वर्थलेस रह जाता है। इसलिए एनालिसिस करना, उसमें ये देखना कि मेरे कौन से चैप्टर में गलती हुई, और वो चैप्टर जरूर रिवाइज करना। और ये तो बात आती है मॉक टेस्ट में। उसके बाद आता है पीवाईक्यू। देखिए लास्ट, मैंने उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत सारे पीवाईक्यूज अब तक अटेम्प्ट कर लिए होंगे, बहुत सारे, और आपने पैटर्न भी समझ लिया होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस पैटर्न को समझना, और अब तक समझ लिया ही होगा, और ये देखना कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसकी वजह से स्कोर थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता है। देखिए सिक्स्थ पॉइंट आता है कि मोटिवेटेड कैसे रहे। देखिए सबसे पहले विजन बोर्ड, आप अपने सामने अपने भी कोई डिजायर्ड कॉलेज का या फिर एम्स दिल्ली जो मोस्ट स्टूडेंट्स का रहता है, उसकी एक फोटो रख सकते हैं, ताकि आप हमेशा मोटिवेटेड रहें। उसके बाद आता है पॉजिटिव अफर्मेशन रखना कि मैं 680 प्लस ला सकता हूँ। तीसरा सोशल मीडिया को थोड़ा दूर रखना, उसकी वजह से आपको डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। तो अगर आपने 1 घंटा सोशल मीडिया की वजह से वेस्ट कर दिया, तो उसके बाद आपको थोड़ा गिल्ट फील होगा कि आपने 1 घंटा वेस्ट कर दिया, आप उसमें पढ़ सकते थे, तो उससे मोटिवेशन कम रहती है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स एंड फैमिली का यूज करें। देखिए मार्क्स कभी कभी थोड़े मॉक टेस्ट में कम आएंगे, उनसे बात करो, अपना मन हल्का करो, और नेक्स्ट टेस्ट के लिए और अच्छे से प्रिपेयर करो। देखिए नीट 2025 में सिर्फ 1 महीना बचा है, और अब जो करोगे वो रिजल्ट को बहुत ज्यादा चेंज करेगा। अगर कोई भी डाउट है तो मुझसे जरूर पूछना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हारा प्रिपरेशन लेवल अभी कैसा चल रहा है। स्टे फोकस्ड, स्टे स्ट्रेस फ्री, ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2025। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय।